नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ए.के. रामानुजन की एक बहुत ही अनोखी और गहरी कविता के बारे में, जिसका नाम है एक महान घर पर छोटे पैमाने के प्रतिबिंब। यह सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि संस्कृति, यादों और इस बात की पड़ताल है कि घर होने का असल मतलब क्या होता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई घर ऐसा हो जो किसी भी चीज को या किसी इंसान को कभी बाहर जाने ही ना दे। यही वो अनोखी और थोड़ी अजीब सी दुनिया है जिसमें रामानुजन की कविता हमें ले जाती है। एक ऐसा घर जो सच में हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। ये सिर्फ एक मकान नहीं है, बल्कि एक जीता जागता प्रतीक है जो कल्चर और अपनेपन के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो इस कविता को ठीक से समझने के लिए इसके सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है घर एक रूपक के तौर पर। आखिर ये घर किस चीज का प्रतीक है? कविता में इस घर के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक असाध्य संपत्ति। मतलब इसकी एक ऐसी आदत है जो सुधर ही नहीं सकती। इसकी आदत है हर चीज को अंदर आने देना, पर किसी भी चीज को बाहर न जाने देना। ये एक ऐसा घर है जो सब कुछ पकड़ कर रखता है। और यहीं से कविता का असली गहरा मतलब निकल कर आता है। घर का ये जो बर्ताव है, इसकी तुलना सीधे सीधे भारतीय संस्कृति से की जाती है। जैसे घर हर चीज को अपने अंदर समा लेता है, उसे अपना हिस्सा बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही इस कविता के अनुसार भारतीय संस्कृति भी बाहरी प्रभावों को अपने अंदर सोख लेती है और अपनी पहचान का हिस्सा बना लेती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये घर जमा क्या क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं उन चीजों को जो इस घर में आने के बाद कभी लौटकर नहीं जाती। इस घर की पकड़ से मतलब कुछ भी नहीं बचता। आवारा गायें अंदर आती हैं और उनका नाम रखकर उन्हें पाल लिया जाता है। लाइब्रेरी से लाई गई किताबें कभी वापस ही नहीं जाती। और तो और छोटी से छोटी चीजें भी, जैसे शादी में आई पड़ोसियों की प्लेटें या किसी भिखारी के वायलिन का गीत, सब कुछ हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाता है। और बात सिर्फ बेजान चीजों तक नहीं रुकती, ये घर लोगों को भी पकड़ लेता है। पुराने नौकर हैं जो कभी घर छोड़कर नहीं जाते, इतिहास को भी कैद कर लेता है, जैसे पुराने ग्रामोफोन। और जो सबसे अजीब बात है, ये बीमारियों को भी पकड़ लेता है, जैसे मिर्गी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। अब हम आते हैं इस कविता के शायद सबसे बेचैन कर देने वाले हिस्से पर। क्या होता है जब घर चीजों की जगह इंसानों को अपने अंदर समाना शुरू कर देता है? सोचिए जरा, दामाद घर में मिलने आते हैं और बस वहीं के होकर रह जाते हैं, कभी वापस जाते ही नहीं हैं। वो उस घर में इतने घुल मिल जाते हैं कि अपनी माँ को, अपने परिवार को भूल जाते हैं और उसी घर में अपनी नई जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं। बहुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो आती हैं और उनकी पुरानी पहचान जैसे इस नए परिवार में खो जाती है। और जो बेटियां शादी करके घर से जाती भी हैं, आखिरकार वो भी वापस आ जाती हैं, मानो जैसे घर की कोई चुंबकीय शक्ति उन्हें वापस खींच लाती हो। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, कुछ भी इस घर से हमेशा के लिए नहीं जाता। और अगर कोई चीज जाती भी है, तो बस इसलिए ताकि वो एक नए रूप में वापस आ सके। इसको समझने के लिए कपास यानी कॉटन का उदाहरण बिल्कुल सही है। कच्ची कपास घर से बाहर जाती है, मैनचेस्टर तक। वहां आधुनिक मिलों में उसका कपड़ा बनता है, और फिर वही कपास एक नए रूप में लंगोट और रात के कपड़े बनकर वापस घर लौट आती है। ये चक्र हमेशा पूरा होता है। और ये चक्र सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं है, यहाँ तक कि विचार भी। घर में किसी चाचा द्वारा कही गई कोई बात घर से बाहर जाती है, अफवाह बनती है और फिर मेहमानों के जरिए वापस उसी घर में लौट आती है। और उन मेहमानों को पता भी नहीं होता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मतलब घर ही स्रोत है और घर ही मंजिल। और अब हम वापसी के सबसे आखिरी और शायद सबसे दुखद उदाहरणों पर आते हैं। यहाँ कविता का अंदाज एकदम बदल जाता है और बहुत गंभीर हो जाता है। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, दो बेटे जो घर छोड़कर चले गए थे वो भी वापस आते हैं, लेकिन जिंदा नहीं। एक की लाश रेगिस्तान से आती है, आधी खाई हुई। दूसरे की, जो सैनिक था, उसकी लाश जंग के मैदान से लौटती है। मतलब इस घर की पकड़ इतनी मजबूत है कि मौत भी उन्हें आखिरकार घर ही वापस ले आती है। तो आखिर में हम इसे एक शक्तिशाली और थोड़ा परेशान करने वाले विचार के साथ रह जाते हैं। इस घर में जो कुछ भी इसका है वो हमेशा आखिर में वापस आ ही जाएगा।
ये कविता हमें विरासत, परिवार और घर की उस अटूट पकड़ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जिससे शायद कभी कोई छूट नहीं पाता।